नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। अब विजिलेंस की टीम जमीन घोटाले की जांच करेगी। आपको बता दें कि हरिद्वार नगर निगम की ओर से कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदने के मामले में राज्य भर में हलचल मची हुई है। तो सीएम धामी का जीरो टॉलरेंस पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हरिद्वार जमीन घोटाले का मामला सामने आया। रिपोर्ट मिलते ही सीएम धामी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। 2 आईएएस, 1 पीसीएस अफसर समेत 12 लोगों को सस्पेंड करने की बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी है। डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर गाज गिरी है। अब विभागीय और दंडात्मक जांच की जाएगी। इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि इसमें 2 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर समेत 12 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है और ऐसे में पहले भी 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई थी। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इसी को लेकर यह बड़ा एक्शन और ऐसे में पारदर्शिता के साथ जांच करते हुए विजिलेंस को ये जांच सौंप दी गई है। डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी यहां पर गाज गिरी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ रुपए में खरीदने का मामला सामने आया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित रतोड़ी हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखने को मिला था कि हरिद्वार जमीन घोटाले मामले पर कार्रवाई होगी और अब देखने को मिला है कि बड़ा एक्शन धामी सरकार ने ले लिया है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इनके आपको बताऊं कि हरिद्वार जमीन घोटाले मामले में लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि इस पर कार्रवाई का आखिर कब होगी, लेकिन आखिरकार आज इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 आईएएस, 1 पीसीएस अधिकारी सहित 12 अन्य लोगों को सस्पेंड किया है। और जमीन घोटाला जो हुआ था, दरअसल 15 करोड़ की जो जमीन थी उसको 54 करोड़ में खरीदा गया था, जिस पर की लगातार सबकी नजरें बनी हुई थी, जिसकी जांच चल रही थी। और अब चूंकि इस घोटाले में जो 2 आईएएस, 1 पीसीएस और 12 अन्य लोगों को सस्पेंड किया गया, और पूरी घोटाले की जो जांच को लेकर मुख्यमंत्री ने विजिलेंस को यह जांच सौंपी है कि वो इसकी अन्य जांच की इसकी पूरी तरीके से जांच करेगी। उसमें अन्य भी जो लोग दोषी होंगे उनको भी सस्पेंड किया जाएगा, उनको भी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो नीति है भ्रष्टाचार पर जो प्रहार की जो बात करते हैं, जो जीरो टॉलरेंस को बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस जमीन घोटाले में जो लोग सस्पेंड किए हुए हैं, चूंकि ये बड़े अधिकारी थे, जिनमें हरिद्वार के जो डीएम रहे हैं कमेंद्र सिंह, वो सस्पेंड किए गए हैं। नगर आयुक्त, पूर्व नगर आयुक्त जो रहे हैं हरिद्वार के, वो सस्पेंड हुए हैं। पीसीएस अधिकारी में जो एसडीएम है वहां के, वो सस्पेंड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा कार्रवाई भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और कहीं अब इसका स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री ने देने की कोशिश की है कि जो भी अधिकारी इस तरीके से अन्य मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, संलिप्त होंगे, उन पर भी आने वाले समय में इस तरह से कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, अमित, ये स्पष्ट रूप से देखा जा चुका है कि धामी सरकार ने अपनी अधिकारियों पर चाबुक चलाया है। 12 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें 2 आईएएस, 1 पीसीएस अधिकारी भी है। क्या संदेश जाएगा जीरो टॉलरेंस की नीति पर? क्या वाकई में धरातल पर ये काम हुआ है? देखिए, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जिस तरह से उन्होंने आज कार्रवाई की है, और ये अभी इससे कहीं ना कहीं ये संदेश जो अधिकारी हैं उनके बीच जरूर जाएगा कि इस तरीके से जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उन पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ जो आम जनमानस है, आम जनता है, उनके बीच ये संदेश पहुंचेगा कि सरकार जो है इस तरीके से अपने ही अधिकारियों पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट सकती है या नहीं हटेगी कभी भी। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि सरकार जो है एक भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात जो करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उस पर वो काम कर रही है। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य में 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतों को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राजभवन भेजा गया पंचायती राज संशोधन अध्यादेश बिना मंजूरी के ही राजभवन ने वापस लौटा दिया है। दरअसल इस अध्यादेश का राजभवन ने वैधिक परीक्षण करवाया है, जिसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। इसी के चलते राजभवन ने इस अध्यादेश को वापस विधायी विभाग को भेज दिया है। एक्ट के संशोधन को राजभवन से मंजूरी नहीं मिल सकी है और ऐसे में अब यह बड़ा संवैधानिक संकट भी पैदा हो गया है, क्योंकि प्रदेश में 10,760 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी। ये 6 माह के लिए नियुक्ति की गई थी, लेकिन अब इस अध्यादेश में ये कहा गया था कि इसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन अब जब ये मामला राजभवन तक पहुंचा तो राजभवन से इस पर बिना संशोधन के इसको फाइल को वापस कर दिया गया। अब बड़ा संवैधानिक संकट फंस गया है, क्योंकि अब प्रदेश की पंचायतें खाली रहेंगी। हालांकि केवल हरिद्वार जिला ऐसा है जहां पर पंचायत अध्यक्ष मौजूद हैं, लेकिन प्रदेश की 10,760 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रशासकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह भी होगी क्या इसको अब और अधिक समय लगेगा या फिर अब एक बार दोबारा से राज्य सरकार इसमें कोई बड़ा निर्णय लेगी, क्योंकि संवैधानिक संकट भी एक बार फिर से पंचायतों में बरकरार हो गया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। इस दौरान 19,93,711 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं। देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो 3,85,086 श्रद्धालु मां यमुना और 3,41,447 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। वहीं केदारनाथ में 7,44,262 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ में 5,37,563 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है और ऐसे में अभी तक का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी है, जिसके लिए बड़ी संख्या में दूर दराज से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग राज्यों से और कहा जा सकता है अलग देशों से भी तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। बड़ा ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार का दावा भी है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और इसी के साथ ही 20 लाख से पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। आपको बता दें हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुल चुके थे, जिसके लिए भी 20,000 से अधिक यात्री हेमकुंड साहिब में भी पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही फूलों की घाटी का दीदार करने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 1 जून से फूलों की घाटी के जो गेट थे वो भी खोल दिए गए थे तीर्थयात्रियों के लिए और पर्यटकों के लिए। अब ये भी देखा जा रहा है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में भी बड़ी संख्या में चारधाम यात्री पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने भी बड़े स्तर पर तैयारियां की हुई हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 85 शिकायतें प्राप्त हुई और ज्यादातर शिकायतें भूमि से संबंधित मिली हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय धोखाधड़ी, बिजली, सिंचाई, नगर निगम, MDDA आदि विभागों से संबंधित भी प्राप्त हुई हैं। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता दर्शन में प्राप्त होने वाली शिकायतों को गंभीरता से लें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विभागीय स्तर पर भी समीक्षा की जाए। देखिए, आज स्पेक्ट्रम ऑफ विषय सामने आए हैं, लगभग 85, और उसमें कुछ शिकायतें होती हैं, कुछ पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेके ग्रीवेंसेस होते हैं और कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं कि जिसमें इग्नोरेंस का होना प्रकाश में आ रहा है कि व्यक्तियों को ये नहीं पता लग पा रहा है कि मेरी ये समस्या है तो मुझे किस दफ्तर या अधिकारी के पास इसको रिजॉल्व करवाने के लिए जाना है और या इसका क्या प्रोसेस है या क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है। तो यहाँ पर सभी अधिकारी उपस्थित होते हैं। तो लगभग हमारी 40% नेचर ऑफ जो प्रकरण है वो ऐसे होते हैं कि जिनको इमीडिएटली एड्रेस किया जा सकता है और जो करवाया जाता है। यहाँ पर जहाँ पर कुछ समय मांगते हैं अधिकारी तो उनसे लिखित रूप में एप्लीकेशन पर ही एप्लीकेंट के सामने लिखवाया जाता है कि इस तिथि तक उनका समाधान कर दिया जाएगा, सो डैट कि जब अगली बार वो एप्लीकेंट यहाँ पर आए तो दे कुड शो कि यहाँ पर अधिकारी ने कमिट किया था और अभी तक हमारा समाधान नहीं हुआ है, तो एक अकाउंटेबिलिटी हमारा उससे बढ़ता है।
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी की गई पदोन्नति सूची पर पौड़ी में नियुक्त 3 उप निरीक्षकों को पदोन्नति हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बता दें कि पिपिंग सेरेमनी के दौरान उप निरीक्षक पद से निरीक्षक पद पर पदोन्नति करते हुए तीनों कार्मिकों के कंधों पर तीसरा स्टार लगाकर बधाई देते हुए उनका उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही उनको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और अधिक समर्पित भाव से ड्यूटियां करने को लेकर निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया गया। दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश दमदग्नी ने हरिद्वार में मां मनसा देवी और चंडी देवी मंदिरों की साफ सफाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पवित्र स्थलों पर किसी भी प्रकार की गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं मंदिर परिसर में बनी अवैध दुकानों को तत्काल हटाने और 1 महीने के भीतर सफाई व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन सभा कक्ष में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और मंदिर मार्ग की व्यवस्था सुधारने तथा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी बात कही है। इसके साथ उन्होंने हरिद्वार कॉरिडोर को इको टूरिज्म क्षेत्र बनाने के रूप में विकसित करने के लिए जीव जंतु उद्यान बनाए जाने को लेकर भी जोर दिया है, जिससे हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। आज विभागीय बैठक ली है। इको टूरिज्म के संबंधित अधिकारी और डीएफओ और सभी रेंजर और वन विभाग के सभी बड़े अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। मैंने सख्त निर्देश दिए हैं, मनसा देवी और चंडी देवी पर गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। मनसा देवी पर, चंडी देवी पर अवैध दुकानें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है, आप स्वयं जाइए, निरीक्षण करिए, मौके पर जाइए। मुझे जाने की आवश्यकता ना पड़ेगा, यदि मैं चला गया तो ठीक नहीं रहेगा। आप मनसा देवी के पास हजारों लाखों रोज प्रतिदिन जाते हैं, यदि आप वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं करा सकते हैं तो आप क्या कराएंगे। तो मैंने आज अपनी नाराजगी व्यक्त की है और इनको मैंने 1 सप्ताह का टाइम दिया है। यदि 1 सप्ताह के अंदर ये सब चीजें ठीक नहीं होती हैं तो स्वयं मैं निरीक्षण करने जाऊंगा। आपको बोला है उसको आप सुनिश्चित करिए, क्योंकि दिक्कत क्या है, हाथी का पुराना रास्ता है, हाथी पहले से आता है, लेकिन फिर भी ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हम किसी भी चीज से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। अधिकारी सुनिश्चित करेंगे और हर किसी भी तरीके से कोई भी कार्य योजना बना के उस पर रोक लगाएंगे। ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और आपने मुझे बताया, मैं निश्चित रूप से डीएफओ से। देखिए, आज जो हमारी ये पहली बैठक की गई थी माननीय उपाध्यक्ष इको टूरिज्म विकास परिषद के उनके द्वारा, और इसमें हरिद्वार जनपद में जो हमारी गतिमान और प्रस्तावित इको टूरिज्म योजनाएं हैं उन पे विस्तृत चर्चा की गई और माननीय जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय उनके द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं कि उनके द्वारा बताया गया है कि हरिद्वार उनकी प्राथमिकताओं में से रहेगा, क्योंकि वो खुद हरिद्वार से है। और 2-3 जो हमारे झिलमिल झील और हमारे जो नगर वन की योजना है उनके लिए उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसको वृहद स्तर पर इसकी परियोजना बनाई जाए और इसमें जो भी वित्तीय आवश्यकता होगी उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से भी राज्य सरकार से अनुरोध। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, जिसमें भव्य रूप देने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं बीजेपी में जश्न मनाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी किस बात का जश्न मनाने जा रही है। आज 11 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और देश में महिलाएं असुरक्षित हैं। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन उनकी कोई जांच नहीं हुई है। जनता पार्टी जश्न किस बात का मना रही है? इन 11 सालों में कौन सी ऐसी उपलब्धि हुई है जिसका जश्न मनाया जा रहा है? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी दर रही है तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में रही है? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि गलवान घाटी में किस तरीके से चाइना ने हमारे जवानों को शहीद करने का कार्य किया और हमारी ज़मीन को जो है कब्जा करने का कार्य किया? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि पुलवामा में जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए और आज तक उसकी जांच भी पूरी नहीं हो पाई, इस बात का जश्न मना रहे हैं? यहाँ पे इस बात का जश्न मना रहे हैं कि पहलगाम में 26 जो सेनानी थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बावजूद हमारी सेना ने जब आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो है मंत्री और उन्होंने मुखबरी करके हमारे जवानों को जो है मौत के घाट उतारने का कार्य किया। किस बात का जो है जश्न मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से जिनको फांसी की सजा होनी थी उनको सिर्फ उम्र कैद की सजा हुई, इस बात का जश्न मना रहे हैं।
उत्तराखंड में 10 जून तक मानसून आने की संभावना है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी कमर कस ली है। विभाग के एचओडी राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मानसून की तैयारियों को लेकर उन स्थानों को चयन करते हुए यहां पर रूट ब्लॉक रहती है, जिसको लेकर जेसीबी और पोकलिन मशीन को भी यहां पर स्थापित कर दिया गया है। और ऐसे में इस साल 1100 मार्ग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो कि बंद रहते हैं। उनके लिए 338 वैकल्पिक मार्गों को यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है। से हम गत वर्षों में भी मानसून की तैयारियां करते हैं। मानसून की तैयारियों में हमारे कौन कौन से क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे जेसीबी, पोकलेन इत्यादि हमारी जो डिप्लॉय होनी है उसकी तैयारी भी हमने पूरी कर ली है। कितने मार्ग इस बार हमने ये भी देखा है कि हमारे कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं जो बंद होते हैं और उनके अल्टरनेट रूट क्या क्या हैं उसकी भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे हमने जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसमें ये है कि 1104 ऐसे मार्ग हैं जो हमारे जनरली बंद होते हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड आता है। उसके लिए 338 उसके जो वैकल्पिक मार्ग वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन मार्गों को भी हमने ये रखा है कि अगर कोई मेन रोड हमारी बंद होती है तो उन वैकल्पिक मार्गों से हम यातायात को चला सकें। इसके अलावा जेसीबी का प्रोक्योरमेंट जो हमारी विभागीय है, इसके अलावा जो हम कॉन्ट्रैक्टर्स के हायर करते हैं उसके लिए भी हमारे डिविजन्स के द्वारा सबकी निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। और हमारा प्लान ये है कि इस बार हम 278 हम अपनी ये जो जेसीबी, पोकलेन इत्यादि हैं वो ऐसे स्थानों पर डिप्लॉय करेंगे जहाँ पर हमारे लैंडस्लाइड्स होते हैं। पीएम के 11 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी कार्यक्रम करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए 11 साल पीएम मिसाल का पूरी तरीके से विरोध किया और कहा कि बेहाल का आरोप लगाया गया है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। ऐसी कौन सी मशीन कांग्रेस के पास है जो इतना बड़ा झूठ बोलने की, वो हर बार कोई ना कोई किसी न किसी बात पर झूठ बोलने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीएम ने काम ना किया होता तो आज देश के अंदर तीसरी बार सरकार न बनती और उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया है। आगे उन्होंने कहा कि आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से इस देश को आर्थिक स्थिति से मजबूत किया जा रहा है, कांग्रेस को शायद ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा हो क्योंकि उनका चश्मा धूमिल हो गया है। मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस को आदत सी पड़ गई है झूठ बोलने की। ऐसी कौन सी मशीन कांग्रेस के पास है इतना बड़ा झूठ बोलने की कि वो हर बार कोई ना किसी बात पर झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने काम न किया होता तो आज देश के अंदर जो तीसरी बार सरकार बनी है और उत्तराखंड से में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस को देखना चाहिए। और जनता ने बार बार कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। कांग्रेस ने जितने भी संस्थान बनाने का काम किया था उनको आज 3 गुना करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तमाम पूरे देश के अंदर जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से इस देश को आर्थिकी से भी और मजबूत किया जा रहा है, आज कांग्रेस को मुझे लगता है कुछ दिखाई नहीं देता। आज अगर हम देहरादून से दिल्ली तक रास्ते की बात करें तो हमें 6 से 7 घंटे लगा करते थे, आज हम 2.5 से 3 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ये जो है सफलता है, ये विकास है जो है केंद्र की सरकार का और राज्य की सरकार का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को शायद ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती और इसीलिए उनका चश्मा इतना धूमिल हो चुका है और जनता बार बार उनको आईना दिखाने का काम कर रही है, उसके बाद भी कांग्रेस सबक नहीं ले रही है। विकासखंड नगेंद्र नगर के पट्टी कुइली में बता दें कि घंडियाल डांडा में विराजमान भगवान घंटाकर्ण धाम को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। ऐसे में मंदिर समिति समेत श्रद्धालुओं में अपार खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं ढोल दमाऊ की थाप पर नाचते लोगों के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। इस मौके पर भगवान घंटाकर्ण का प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। वहीं मंदिर समिति और क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल के प्रयासों की मुक्त कंठ प्रशंसा करते हुए उनका आभार जताया है। आपको बताते चले कि मंदिर तक सड़क सुविधा न होने पर श्रद्धालु भक्तजनों को आज भी पहले बता दें 4.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़कर मंदिर में माथा टेकने जाना पड़ता था। साथ ही मंदिर धाम के पुजारियों का कहना था कि घंटाकर्ण धाम को सड़क से जोड़े जाने पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना और बढ़ जाएगी। जिनकी अथक कृपा से जहाँ पर इस दुर्गम में पीने का पानी, सड़क आने की कोई भी समस्या, सारी समस्याएं थी और सरकार के पास गए, मतलब जिस भी व्यक्ति के पास गए उसने हमारा पूरा सहयोग किया, जनता ने पूरा सहयोग किया। तो श्रेय तो
मुख्य रूप से भगवान घंटाकर्ण को जाता है, जिन्होंने सभी भक्तों के और हमारी मन इच्छा को पूर्ण किया कि जिस जंगल में मजदूर लाना मुश्किल है, वहाँ पर अगर इतना भव्य और दिव्य मंदिर बना है तो भगवान घंटाकर्ण की कृपा के बिना नहीं बन सकता। और श्रेय सभी भक्तों को जो आते हैं और जाते हैं, पूरे देश और दुनिया के हमारे पास भक्त आते हैं, तो ये सब घंटाकर्ण की कृपा है। और यथाशक्ति जहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है, सबने संपूर्ण सहयोग किया। धन्यवाद। घंटाकर्ण की महिमा तो अपरंपार है साहब, क्या कहें। जब घंटाकर्ण यहाँ हजारों वर्षों से पूजे जा रहे हैं, तो पहले भी यहाँ यात्री आते जाते थे, और जनता के अथक प्रयास से जब पानी आ गया और सड़क भी आ गई, तो निरंतर लोग आते जा रहे हैं। तो घंटे तो निरंतर बजते ही रहेंगी। वो आशुतोष हैं, वो तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। देवता के बारे में बहुत वो सुना है कि इनका बहुत महत्व है, और जो श्रद्धालु यहाँ अपनी श्रद्धा और मन्नत मांगने आती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और घंटाकर्ण भगवान श्रद्धा के साथ सभी पूजे जाते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण। उत्तरकाशी के भारत चीन सीमा स्थित जादूंग गांव में पारंपरिक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां पर भोटिया और जाट समुदाय के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने आराध्य देवताओं की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की और पारंपरिक रासों और तांदी नृत्य के माध्यम से आस्था की अनूठी यहां पर पहल देखने को मिली। जनपद उत्तरकाशी के भारत चीन सीमा पर स्थित सीमांत गांव जादूंग में पारंपरिक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। भोटिया और जाट समुदाय के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने पैतृक गांव नेलांग और जादूंग पहुंचकर अपने आराध्य देवताओं की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और पारंपरिक रासो तांदी नृत्य के माध्यम से आस्था की अनूठी छटा बिखेरी। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। आज जो है हम नेलांग जादूंग ग्रामवासी अपने देव डोली के साथ अपने पैतृक ग्राम नेलोंग और जादूंग में देव पूजन होते हेतु 2 जून को हर वर्ष यहाँ पे आते हैं। और इस बार यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो गांव कभी वाइब्रेंट प्लेस में जैसे कि जीवंत गांव होते हैं, उन्हें पुनः बसाया जाएगा। आज जादूंग गांव आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि अभी 6 होम स्टे अभी बन रहे हैं और 17 होम स्टे अभी और बनने हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। ग्रामीणों ने पांडव चौक और रिंगाली देवी चौक में विशेष पूजा के साथ लाल देवता और रिंगाली देवी की डोलियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजी और पौराणिक गीतों की गूंज ने संपूर्ण घाटी को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। इस ऐतिहासिक अवसर पर सीमा पर तैनात आईबेक्स ब्रिगेड और राजपुताना राइफल्स के अधिकारियों ने ग्रामीणों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ साथ में अपने ये सीमांत क्षेत्र के जितने भी यहाँ पे बॉर्डर के जितने भी हमारे सीमा प्रहरी हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपने स्तर पे हमारे नेलांग ग्राम और जादूंग ग्राम में जितने भी विकास कार्य किए हैं। पहले तो हम लोग आते थे, अक्सर ये ऊबड़ खाबड़ में ही हमें पूजा करनी होती थी, लेकिन इस बार हमने आके हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब हमारे लिए इतना कुछ किया है कि मतलब हमारे रहने की व्यवस्था, बैठने के लिए, चाहे आपका हमारा जो पांडव चौरी हो, चाहे जितनी भी ये देव डोली जहाँ पे हमारा ये थाट है, उन सब पे आपने बहुत अच्छे से काम किए हैं। इसके लिए मैं माननीय हमारे जितने भी सीमा के प्रहरी हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही आरओ प्लांट का लोकार्पण कर जादूंग गांव को स्वच्छ जल की सौगात दी। सैन्य अधिकारियों ने भी पूजा अर्चना में सहभागिता निभाई। गौरतलब है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जादूंग, नेलांग और काटछा गांव से ग्रामीणों को विस्थापित कर बगोरी, डुंडा और हर्षिल क्षेत्र में बसाया गया था। परंपराएं और आस्था आज भी जीवित है। ग्रामीण प्रतिवर्ष अपने देव स्थलों में जाकर आराधना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।